व्यूअर्स। नमस्कार, मैं हूं मीनल आपके साथ। आप देख रहे हैं मिनट न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की कुछ मुख्य हेडलाइन। कनाडा में बेकाबू हुई जंगल की आग, आपातकाल लागू, सेना बुलाई गई। सऊदी अरब में ओवैसी ने खोल दी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पोल। इस्तांबुल में 2 जून को हो सकती है अगले दौर की रूस यूक्रेन शांति वार्ता, क्रेमलिन ने रखा प्रस्ताव। और अब खबरें विस्तार से। कनाडा के एक राज्य मैनिटोबा के जंगलों में आग लगी और बेकाबू हो गई। आग के चलते हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। स्थानीय प्रशासन ने हालात को देखते हुए आपातकाल लागू कर दिया, साथ ही सेना बुलाई गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी सेना भेजने की अनुमति दे दी। मैनिटोबा के प्रीमियर वेब किन्यू ने बताया कि राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा निकासी अभियान चलाया जा रहा है। आग के चलते 17,000 के करीब लोगों को पलायन करना पड़ा है। किन्यू ने बताया कि सेना को मदद के लिए बुलाया गया है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार मैनिटोबा के फ्लिन फ्लोन शहर के जंगलों में लगी आग बेहद खतरनाक हो गई है, जिसके चलते शहर के करीब 5,000 लोगों को शहर छोड़ने का निर्देश दिया गया। शहर के मेयर ने बताया कि आग इतनी तेजी से धधक रही थी कि सभी लोगों को आधी रात तक शहर छोड़ने का आदेश दिया गया। मैनिटोबा के सस्केचेवान इलाके में भी भीषण आग लगी है, जो तेजी से बढ़ रही है। आग के चलते सस्केचेवान में 1200 लोगों की सुरक्षित निकाला गया। मैनिटोबा के जंगलों में 22 जगह आग लगी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि पूरे कनाडा से अग्निशमन विभाग के लोग आग से लड़ने में मदद कर रहे हैं। रविवार को एक अग्निशमक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस साल अब तक मैनिटोबा में 102 बार आग लगने की घटनाएं हो चुकी है, जिसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि ये औसत से काफी ज्यादा है। कनाडा में जंगल में आग लगने का मौसम मई से सितंबर तक चलता है। इससे पहले साल 2023 में सबसे भीषण आग लगी थी, जिसके चलते महीनों तक उत्तरी अमेरिका के अधिकांश हिस्से खतरनाक धुएं की चपेट में आ गए थे। और अब अगली खबर। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर भारत के रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए तमाम नेता अलग अलग देशों में गए हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में ग्रुप 1 का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब पहुंचा, जहां रियाद में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के आतंकवाद पर प्रहार किया और पूरी दुनिया के सामने रखा कि भारत में मुसलमान कैसे रहते हैं। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रियाद में कहा, ये बहुत दुखद है कि पाकिस्तान अरब वर्ल्ड और मुस्लिम देशों को ये संदेश देता है कि वो एक मुस्लिम देश है और भारत नहीं है। भारत में 240 करोड़ मुसलमान गर्व से रहते हैं। ये पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा है कि भारत उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में ग्रुप 1 का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब पहुंचा, जहां रियाद में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के आतंकवाद पर प्रहार किया और पूरी दुनिया के सामने रखा कि भारत में मुसलमान कैसे रहते हैं। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रियाद में कहा, ये बहुत दुखद है कि पाकिस्तान अरब वर्ल्ड और मुस्लिम देशों को ये संदेश देता है कि वो एक मुस्लिम देश है और भारत नहीं है। भारत में 240 करोड़ मुसलमान गर्व से रहते हैं। ये पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा है कि भारत उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि वो एक मुस्लिम देश है। Best thing now which the Kingdom of Saudi Arabia, the Kuwait government and the Bahraini government, we have requested them when the delegation had met that they must ensure that Pakistan must be brought back in FATF grey list. That is where we will be able to control this terror financing of all these terrorist organizations. And do you know that when this person was made the field marshal in Pakistan, a US designated terrorist called Mohammed Ehsan was sitting right beside the field marshal. So this is complete. He is a US designated terrorist called Mohammed Ehsan, and there are photographs him shaking hands with this field marshal. So there is a clear-cut evidence of Pakistan's involvement. These terrorist groups are prospering over there. They are being trained over there.
and their whole task is to destabilize India, to create more Hindu-Muslim riots in India. After 26/11, my government, headed by the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, late Manmohan Singh, the Indian investigators went to Pakistan, gave them all the evidence, the DNA and everything. Even some American citizens were killed in this terrorist act. But you'll be surprised to know that nothing moved forward. Many times Indian investigators went to Pakistan, Lahore, Islamabad, but nothing moved forward. What made Pakistan move forward in this terrorist trial was when Pakistan was put in the FATF grey list, and one such meeting was held in Germany, and India wanted one Sajid Mir to be indicted. So the Pakistanis cleverly said he's dead. But the moment this important meeting was about to take place in Germany, Pakistan comes up to the committee of FATF and says, Sajid Mir is alive. So can you imagine a country which was saying he's dead, suddenly he is alive, and then the Pakistani government says that our courts have convicted him for some 5-10 years. But the main culprits of 26/11 are still scot-free. They were convicted for money laundering, not for terrorism. Pakistan has been indulging in this terrorism for many years, and there has been many questions that why don't you speak to them? Why don't you talk to them? Now, in recent past, when in Mumbai the famous 26/11 terrorist incident happened, wherein trained terrorists from Pakistan landed up in the financial capital of our country and started massacring people in a railway station. Then they shifted to 5-star hotels, and then they started massacring people over there. So fortunately for us, because of the bravery of the Mumbai police, one terrorist was caught alive. His name was Ajmal Kasab. The Indian legal system followed all the due process of law, and Ajmal Kasab was sentenced to death. And Ajmal Kasab revealed many things. Our agencies were capable enough to record the audio conversations which a terrorist group sitting in Pakistan were having with terrorists who were killing Indians in 5-star hotels. And those conversations, they were clearly telling them, don't lose heart, kill as many Indians as you can and you'll go to Jannah. This was the conversations that were recorded. So after 26/11, my government, headed by the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, late Manmohan Singh, the Indian investigators went to Pakistan, gave them all the evidence, the DNA and everything. Even some American citizens were killed in this terrorist act. But you'll be surprised to know that nothing moved forward. Many times Indian investigators went to Pakistan, Lahore, Islamabad, but nothing moved forward. What made Pakistan move forward in this terrorist trial was when Pakistan was put in the FATF grey list, and one such meeting was held in Germany, and India wanted one Sajid Mir to be indicted. So the Pakistanis cleverly said he's dead. But the moment this important meeting was about to take place in Germany, Pakistan comes up to the committee of FATF and says, Sajid Mir is alive. So can you imagine a country which was saying he's dead, suddenly he is alive, and then the Pakistani government says that our courts have convicted him for some 5-10 years. But the main culprits of 26/11 are still scot-free. They were convicted for money laundering, not for terrorism. और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। रूस और यूक्रेन के बीच अगले दौर की शांति वार्ता 2 जून को तुर्की के शहर इस्तांबुल में हो सकती है। क्रेमलिन ने इसका प्रस्ताव रखा है। ये जानकारी बुधवार को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दी।
हालांकि यह अटकलें लगाई जा रही थी कि रूस और यूक्रेन के बीच अगले दौर की शांति वार्ता वेटिकन या जिनेवा में हो सकती है, लेकिन रूस ने तुर्की के इस्तांबुल को प्राथमिकता दी। पहले दौर की वार्ता भी यहीं पर हुई थी। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने बुधवार शाम को जारी एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के सहयोगी व्लादिमीर मेदिंस्की ने नेतृत्व में रूस का प्रतिनिधिमंडल 2 जून को इस्तांबुल में यूक्रेन को ज्ञापन सौंपने के लिए तैयार है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टास के हवाले से लावरोव ने कहा, जैसे कि हमने सहमति जताई थी, रूसी पक्ष ने तुरंत एक प्रासंगिक ज्ञापन तैयार किया जिसमें संकट के पीछे की वजहों को कैसे दूर किया जा सकता है इसकी पूरी जानकारी दी गई। व्लादिमीर मेदिंस्की के नेतृत्व में हमारा प्रतिनिधिमंडल यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल को ये ज्ञापन प्रस्तुत करने और अगले सोमवार 2 जून को इस्तांबुल में होने वाली सीधी वार्ता के दूसरे दौर के दौरान आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार है। रूस और यूक्रेन के बीच पहले दौर की शांति वार्ता 2 घंटे से भी कम समय तक चली। इस दौरान रूसी वार्ताकारों ने दोनों पक्षों के 1000 युद्ध बंदियों की अदला बदली करने तथा युद्ध विराम की संभावना तलाशने के लिए अपनी मांगों का ज्ञापन तैयार करने पर सहमति जताई थी। और अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। पनामा में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को एक बार फिर दोहराया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश अब दूसरा गाल आगे नहीं बढ़ाएगा, हमारा देश किसी हमले का करारा जवाब देगा। भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए थरूर ने महात्मा गांधी के बिना किसी डर के जीने के संदेश का भी जिक्र किया। थरूर ने कहा, महात्मा गांधी ने आजादी के लिए हमारे संघर्ष में अपने साहसी नेतृत्व में हमें यह भी सिखाया कि हमें हमेशा अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। हमें हमेशा उन मूल्यों के लिए खड़ा होना चाहिए जिन पर हम विश्वास करते हैं। हमें बिना किसी डर के जीना चाहिए। डर से निजात ही वो चीज है जिसके लिए हमें भारत में इन दिनों लड़ना पड़ रहा है। हमें उन दुष्ट लोगों के खिलाफ लड़ना है, हमें ऐसे नापाक लोगों के बुरे हमलों के खिलाफ लड़ना है जिसे दुनिया आतंकवादी कहती है। उन्होंने कहा, ऐसे दुष्ट लोग मानते हैं कि हमारे देश में आकर निर्दोष लोगों को मारकर और फिर से भागकर वे बच जाएंगे। उन्हें लगता है कि इस तरह की हरकत करके वो किसी तरह किसी बड़े राजनीतिक या धार्मिक मकसद को हासिल कर लेंगे। थरूर ने कहा, ये ऐसा कुछ नहीं है जिसके आगे कोई भी स्वाभिमानी देश झुकेगा। यहाँ तक कि महात्मा गांधी की भूमि भी ऐसा होने पर दूसरा गाल आगे नहीं बढ़ाएगी। हम जवाब देंगे। और देखते आगे शशि थरूर ने क्या कहा। New normal. Our Prime Minister has made it very clear. Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the sindoor off the foreheads of 26 women by depriving them of their husbands and their married lives. In fact, there were some women who cried out, "The terrorists kill me too." And they said, "No, go back, tell what happened to you." We heard their cries, and India decided that the color of the sindoor, that vermilion color on the forehead of our women, will also match the color of the blood of the killers, the perpetrators, the attackers. India is not a warmongering state. Even when we conducted those attacks, the first 9 terror-based attacks, our government said very clearly, without any doubt, that we are not looking for any escalation. These were carefully, precisely calibrated strikes. We hit only terror bases. We hit no military facilities of Pakistan, no government facilities, no civilian homes. Very precise targeting meant that even within the compounds of Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, we hit specific buildings. And we did so at night, between 1:05 and 1:30 at night. Why? Because we didn't want to have too much of collateral damage. At a different time during the day, there might have been a lot of civilians around. We didn't want their lives to be hurt.
और अब अगली खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हॉवर्ड को आपदा और यहूदी विरोधी बताने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीनी छात्रों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका चीनी छात्रों के वीजा रद्द करेगा। इसमें वो छात्र भी शामिल होंगे जिनका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीसी से संबंध है। एक्स पर पोस्ट में रूबियो ने लिखा कि अमेरिका चीनी छात्रों के वीजा रद्द करना शुरू कर देगा। इसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखने वाले या महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अध्ययन करने वाले छात्र भी शामिल होंगे। ये उच्च शिक्षा में विदेशी नामांकन का नियंत्रण कड़ा करने का ट्रंप प्रशासन का बड़ा कदम है। इससे पहले ट्रंप ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के खिलाफ अपने हमलों को दोगुना करते हुए कहा था कि संस्थान को अपने यहाँ प्रवेश पाने वाले विदेशी छात्रों की संख्या को 15% तक सीमित रखना चाहिए। अमेरिका में आने वाले विदेशी छात्रों और छात्र वीजा मुद्दे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम शॉपिंग सेंटरों में विस्फोट नहीं देखना चाहते, हम आपको ऐसे दंगे नहीं देखना चाहते। मैं आपको बता दूं कि उनमें से कई छात्र कहीं नहीं गए, उनमें से कई छात्र कट्टरपंथी वामपंथियों द्वारा पैदा किए गए उपद्रवी थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हार्वर्ड में हमें अपनी सूचियां दिखानी ही होगी। उनके यहाँ लगभग 31% विदेशी छात्र पढ़ते हैं। हम जानना चाहते हैं कि वे छात्र कहां से आते हैं, क्या वे उपद्रवी है और वे किस देश से आते हैं। आप कुछ भी बहुत कट्टरपंथी लोगों को देखना चाहते हैं। ट्रंप के मुताबिक हार्वर्ड में दुनिया के उन क्षेत्रों से लोग आते हैं जो बहुत कट्टरपंथी है। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि वे हमारे देश में उपद्रव करें। इसलिए मैंने कल देखा कि यूके के मध्य में एक अच्छा युवक था जो हार्वर्ड के स्कूल में वापस जाना चाहता था। वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं उसका पासपोर्ट देखना चाहता हूँ। ये देश हमारी मदद नहीं कर रहे। Once your visa is revoked, you're illegally in the country and you have to leave. 300 visas. Universities as visitors, they're visitors, and say, I'm going to, if you invite me into your home, because you say, I want to come to your house for dinner, and I go to your house and I start putting mud on your couch and spray painting your kitchen, States as a visitor, and create a ruckus for us. We don't want it. We don't want it in our country. Sure. Just tell me your follow-up and I'll tell every, and then depending on your question. Reporting that 300 visas, State Department has revoked 300. और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद अपने मित्र देश तुर्की के दौरे पर गए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। तुर्की में भाषण के दौरान उन्होंने कबूला कि पाकिस्तान ने 9 और 10 मई की रात को भारत को जवाब देने का फैसला किया। हमने फजर की नमाज के बाद जवाब देने की योजना बनाई थी, लेकिन उससे पहले भारत ने फिर से ब्रह्मोस मिसाइल से हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपने प्यादे की तरह पेश करते हुए परिचय कराने की बात कहकर सबके सामने खड़ा कर दिया। तुर्की में भाषण के दौरान उन्होंने कबूला कि पाकिस्तान ने 9 और 10 मई की रात को भारत को जवाब देने का फैसला लिया था। हमने फजर की नमाज के बाद जवाब देने की योजना बनाई थी, लेकिन उससे पहले भारत ने फिर से ब्रह्मोस मिसाइल से हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपने प्यादे की तरह पेश करते हुए परिचय कराने की बात कहकर सबके सामने खड़ा कर दिया। शहबाज ने कबूला कि जब तक ये समय आता तब तक भारत ने हम पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला कर दिया और पाकिस्तान के कई राज्यों को हिट किया। शहबाज बोले कि हमारे फील्ड मार्शल यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि खड़े हो जाए ताकि मैं उनका सबसे परिचय कराऊं। शहबाज की बात सुनते ही कार्यक्रम में अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठे मुनीर एक स्कूली बच्चे की तरह उठकर खड़े हो गए। इसके बाद तुर्की और अजरबैजान के राष्ट्रपति तालियां बजाने लगे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ये नहीं रुके और बोल पड़े कि मुनीर ने मुझे बताया कि भारत ने फिर से हमला कर दिया। शहबाज एक बार फिर झूठ बोले कि हमने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जबकि पाकिस्तान में भारत ने नागरिक ढांचों पर हमला किया था। पाकिस्तान पीएम तो यहां तक झूठ बोले कि सुबह 9 बजे फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत से सीज फायर पर बात करने के लिए फोन आया था। और अब अगली खबर, दक्षिण कोरियाई नौसेना का एक विमान गुरुवार को प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान पर 4 लोग सवार थे। सभी लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि नौसेना ने कहा कि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि इसमें कोई हताहत हुआ है या नहीं हुआ है। नौसेना ने एक बयान में कहा कि गश्ती विमान दोपहर 1:43 दक्षिण पूर्वी शहर पोहांग में अपनी बस से रवाना हुआ था, लेकिन अज्ञात कारणों से जमीन पर
गिर गया। विमान में सवार 4 लोग थे, उनकी तलाश अभी भी जारी है, उनसे अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। पोहांग में एक आपातकालीन कार्यालय के मुताबिक स्थानीय निवासियों से रिपोर्ट मिलने के बाद बचाव कर्मियों और दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। लोगों ने बताया था कि एक अज्ञात उड़ने वाली चीज गिरी है और विस्फोट हुआ है। पोहांग के नमू पुलिस स्टेशन ने कहा कि दुर्घटना नौसेना के गश्ती विमान से संबंधित थी, लेकिन यह तुरंत पुष्टि नहीं कर सका कि कोई मौत हुई है या कोई घायल हुआ है। अब देखते हैं अगली खबर। अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने ट्रंप प्रशासन से अलग होने का ऐलान कर दिया है। मस्क अब सरकारी दक्षता विभाग यानी कि DOGE के प्रमुख नहीं होंगे। मस्क ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। मस्क ने बताया कि बतौर विशेष सरकारी कर्मचारी उनका समय खत्म हो गया है। खास बात यह है कि मस्क ने अचानक से पद छोड़ने का ऐलान किया और व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बताया कि आज रात से ही मस्क के पद छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मस्क का इस तरह से अचानक ट्रंप सरकार से नाता तोड़ना हैरान कर देने वाला है, खासकर तब जब मस्क ट्रंप के धूल समर्थक रहे और मस्क ने चुनाव प्रचार के दौरान न सिर्फ ट्रंप की प्रचार टीम को करीब 2000 करोड़ रुपए की भारी भरकम फंडिंग की, बल्कि ट्रंप के पक्ष में जमकर रैलियां भी की थी। दावा किया जा रहा है कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती में दरार आ गई है और कुछ मुद्दों पर दोनों के बीच मतभेद हो गया। तो आइए जानते हैं कि क्या वजह रही। एक समय ट्रंप के कट्टर समर्थक रहे मस्क इस तरह से अचानक सरकार से विदा क्यों हो रहे हैं और इसका क्या असर होगा। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे अहम विधेयक बिग ब्यूटीफुल बिल की खुलकर आलोचना की है। टैक्स में कटौती और कड़ी अप्रवासन नीति को बढ़ावा देने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। इस विधेयक को अमेरिकी संसद के निचले सदन से मंजूरी मिल चुकी और अब इस उच्च सदन सीनेट में पेश किया जाएगा। एलन मस्क इस विधेयक से नाराज बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि इस विधेयक से सरकारी खर्च और सरकारी घाटा दोनों बढ़ेंगे। उन्होंने विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि ये कानून न केवल भारी खर्च वाला, बल्कि ये विधेयक उनके सरकारी दक्षता विभाग की कोशिशों को कमजोर भी करेगा। मस्क ने खुलकर इस विधेयक की आलोचना की थी। माना जा रहा है कि मस्क और ट्रंप के बीच मतभेद की ये एक बड़ी वजह है। दर्शकों, अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। अमेरिका दौरे पर गए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो से मुलाकात की। इस दौरान दोनों अफसरों ने क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बनाए रखने को लेकर बात की। साथ ही भारत अमेरिका द्विपक्षीय एजेंडे और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की। वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि मिस्त्री की बुधवार को वाशिंगटन में लैंडो के साथ पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही। इसमें उन्होंने भारत अमेरिका द्विपक्षीय एजेंडे के व्यापक पहलुओं और साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा की। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी ब्रूस ने कहा कि लैंडो ने अमेरिका और भारत के बीच घनिष्ठ साझेदारी की पुष्टि की है, जो अमेरिकी विदेश नीति का अहम हिस्सा है। ब्रूस ने कहा कि उपमंत्री और विदेश सचिव ने क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बनाए रखने की अपनी साझा इच्छा की भी पुष्टि की। लैंडो ने दोनों देशों में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निष्पक्ष और पारस्परिक बाजार पहुंच के महत्व पर चर्चा की। साथ ही प्रवासन और मादक पदार्थ विरोधी कार्रवाई पर सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। भारतीय दूतावास ने कहा कि मिस्त्री और लैंडो इस बात पर सहमत हुए कि तकनीक, व्यापार, प्रतिभा 21वीं सदी में भारत अमेरिका साझेदारी को आकार देगी। उन्होंने नेतृत्व के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दर्शकों, वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज TV। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।